मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ रहे हैं संप्रभुता के प्रकार। पूर्व की क्लास में हमने संप्रभुता के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी मान्यताओं के बारे में चर्चा की, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संप्रभुता या प्रभुसत्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक एवं वैधानिक शक्ति होती है, और इस वैधानिक शक्ति के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 नाममात्र प्रभुसत्ता, नंबर 2 कानूनी प्रभुसत्ता, नंबर 3 राजनीतिक प्रभुसत्ता, नंबर 4 लोकप्रिय प्रभुसत्ता, और नंबर 5 वैधानिक एवं वास्तविक प्रभुसत्ता। पहली है नाममात्र प्रभुसत्ता, नॉमिनल सॉवरेनिटी। नॉमिनल सॉवरेनिटी हम बात करें तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड का राजा है। इंग्लैंड की राजा की जो शक्तियां हैं उसके बारे में माना जाता है कि इंग्लैंड में राजा ही संप्रभु है। ये सैद्धांतिक बात है, और ये स्थिति उस समय इंग्लैंड में मानी जाती थी जब ये सारी शक्तियां शासन की वास्तव में राजा में निहित थी या राजा को प्राप्त थी। परंतु 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ये व्यवस्था बदल गई और राज्य और शासन की शक्तियां राजा के स्थान पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में चली गई। संवैधानिक रूप से देखें, औपचारिक रूप से देखें तो सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां राजा में निहित है, परंतु वह औपचारिक एवं नाममात्र की है, क्योंकि उनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। आज इंग्लैंड में राजा का पद एक आभूषणकारी डेकोरेटिव मात्र रह गया है, और वह राज्य का नाममात्र संप्रभु है। राज्य की शक्ति जहां नाममात्र रूप से राज्य के प्रमुख अर्थात राजा के पास ही रहती है, किंतु उसका उपयोग आज शासन के प्रमुख अर्थात उसका मंत्रिमंडल किया जाता है। इस प्रकार ये हम देखते हैं, ये है नॉमिनल सॉवरेनिटी। दूसरा रूप है कानूनी प्रभुसत्ता या लीगल सॉवरेनिटी। जब लीगल सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कानून निर्माण की अंतिम जो शक्ति होती है वह जिस संस्था के पास होती है वह कानूनी विचारधारा या कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार उस संस्था को कानूनी संप्रभु कहते हैं। यानी कि कानून निर्माण की शक्ति जिस पॉलिटिकल सिस्टम में जिस इंस्टीट्यूशन के पास है वही कानूनी संप्रभु है। इसके उदाहरण के लिए हम देखें तो इंग्लैंड में कानून निर्माण की जो सर्वोच्च सत्ता है वह राजा सहित संसद में है, अतः उसे वहां की संसद को ही कानूनी संप्रभु कहा जाता है, और इंग्लैंड की संसद कानूनी संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है। विधि शास्त्र के विद्वानों की धारणा है कि सर्वोच्च विधायिनी शक्ति की संप्रभु से एकरूपता होती है, यानी जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है वो सॉवरेनिटी के साथ कनेक्टेड होती है। इसके अनुसार जिस कानून की घोषणा की जाती है वही राज्य का कानून होता है। कानूनी प्रभुसत्ता पर उसकी कानून बनाने की शक्ति पर कोई वैधिक मर्यादाएं नहीं होती है। इस प्रकार कानूनी प्रभुसत्ता वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को कानूनी रूप से व्यक्त कर सके। इंग्लैंड में संसद की कानूनी प्रभुसत्ता है। कानूनी प्रभुसत्ता के प्रबल समर्थक प्रोफेसर डायसी रहे हैं। हम सारांश रूप से कह सकते हैं कि कानूनी प्रभुसत्ता राज्य की वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के सर्वोच्च आदेशों को कानूनी रूप से व्यक्त किया जाता है। कानूनी प्रभुसत्ता आधुनिक राष्ट्र राज्य की आधारशिला मानी जा सकती है। कानूनी प्रभुसत्ता के लक्षणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें तो निम्न है। नंबर 1, ये कानूनी संप्रभुता निश्चित और स्थिर होती है। नंबर 2, कानूनी प्रभुसत्ता विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति है। नंबर 3, कानूनी प्रभुसत्ता कानूनों को भंग करने पर दंड दे सकती है, और सभी प्रकार के अधिकार जो नागरिकों जनता को मिले हुए कानूनी प्रभुसत्ता की देन है। और अंतिम बात यह है कि कानूनी प्रभुसत्ता आंतरिक एवं बाह्य दोनों दृष्टि से अनियंत्रित होती है, यानी उसके ऊपर किसी एक्स्ट्रा पावर का कंट्रोल नहीं होता है।
अब हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभुसत्ता की। किसी भी समाज में कानूनी प्रभुसत्ता के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है जो जनमत प्रदर्शन निर्वाचन मंडलों की क्रियाओं में प्रदर्शित होती है। यानी कि कानूनी प्रभुसत्ता है, उसके पीछे एक बैक फोर्स होती है जो पब्लिक ओपिनियन है, जन आंदोलन है, निर्वाचन वोटर्स है, उनके माध्यम से प्रदर्शित होती है। इसी अदृश्य असंगठित किंतु फिर भी प्रभावशाली शक्ति को राजनीतिक प्रभुसत्ता कहा जाता है। राजनीतिक प्रभुसत्ता राज्य में उन प्रभावशाली शक्तियों का समूह है जो कानून के पीछे रहता है। यदि भारत में संसद को कानूनी प्रभुसत्ता का निवास कहा जाए तो ये कहना उचित होगा कि इस कानूनी प्रभुसत्ता के पीछे उसकी क्रियाओं को प्रभावित करने वाली वोटर्स की, निर्वाचकों की, जनमत की अथवा जन आंदोलन की एक अदृश्य शक्ति है। ऐसी शक्ति राजनीतिक प्रभुसत्ता है। राजनीतिक प्रभुसत्ता का कोई मूर्त रूप, निश्चित अथवा संगठित रूप दिखाई नहीं देता। गवर्नर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है, कानूनी प्रभुसत्ता के पीछे एक दूसरी प्रभुसत्ता भी है जो कानूनी रूप से अज्ञात एवं असंगठित है, जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ता को सिर झुकाना पड़ता है। वह है राजनीतिक प्रभुसत्ता। अब हम बात करते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता की। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब यह है कि जो शासन की राज्य में शक्ति होती है, जो सर्वोत्तम अंतिम शक्ति है, उसका जो सोर्स है वह जनता की इच्छा है। यानी जन इच्छा ही अपने आप में एक प्रकार से लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। रूसो ने इस जन इच्छा को या लोकप्रिय प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा का नाम दिया। ग्रीन ने इसे सामान्य हित की सामान्य चेतना कहा है। और यही लोकप्रिय जो सामान्य हित की सामान्य चेतना या सामान्य इच्छा है, यही लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। गवर्नर ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता को निर्वाचक समूह की बहुसंख्या बताया। पंचायतंत्र में इस शक्ति को स्वीकार किया जाता है। यह लोकप्रिय प्रभुसत्ता प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है, क्योंकि प्रजातंत्र की मूल मान्यता है कि जनता ही राजनीतिक सत्ता की अंतिम संरक्षक शक्ति है। अब हम इसको अगर लोकप्रिय प्रभुसत्ता को देखें तो हम भारत के संविधान के बारे में बात करें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो शुरू में जो वर्ड के लिखे गए हैं वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता को प्रदर्शित करते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता को दर्शाते हैं। जैसे हम भारत के लोग इस संविधान का निर्माण करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं और इसे अपने आप को समर्पित करते हैं। ये जो शब्द हैं ये भारत में लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम बात करते हैं विविध प्रभुसत्ता एवं वस्तुतः प्रभुसत्ता, डी जोरे एंड डी फैक्टो सॉवरेनिटी। ये जो सॉवरेनिटी का रूप है वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में संप्रभुता के दो स्वरूप स्वीकार किए गए हैं, एक डी जोरे और दूसरा डी फैक्टो। और ये दो रूप किसी देश में जो विद्रोह या क्रांति होती है उस समय विशेष रूप से प्रकट होते हैं। जब प्रभुसत्ता का प्रयोग करने वाली दो सरकारें स्थापित हो जाती है क्रांति या विद्रोह की स्थिति में, एक वह सरकार होती है जिसे अपदस्थ कर दिया गया है, फिर भी वह अपने को वैधानिक शासन पर अपना वैधानिक दावा करती है। यह विधित प्रभुसत्ता, वैधानिक प्रभुसत्ता या डी जुरे सॉवरेनिटी कहलाती है। दूसरी ओर वैधानिक सरकार को हटाकर वैधानिक शासन को हटाकर एक दूसरा शासन स्थापित होता है और राज्य की शक्ति अपने हाथों में ले लेता है, भले ही उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हो या नहीं हो। तो इस प्रकार की जो सत्ता होती है वह वस्तुतः प्रभुसत्ता या डी फैक्टो सॉवरेनिटी कहलाती है। कई बार देखा गया है कि कालांतर में समय के साथ जो डी फैक्टो सॉवरेनिटी है वो डी जुरे रूप का भी रूप धारण कर लेती है। कई बार पाकिस्तान जैसे नवाज शरीफ को हटाकर जनरल मुशर्रफ ने सत्ता में आए और बाद में मुशर्रफ ने इलेक्शन के माध्यम से अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करवा लिया। तो वो एक डी फैक्टो से डी जुरे के रूप में वो सॉवरेनिटी स्थापित हो गई। इसका उदाहरण हम अगर सही देखें तो चीन में है।
चीन में चांग शेक की वैधानिक सत्ता को उठाकर माओ के नेतृत्व में साम्यवादियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अपनी वस्तुतः प्रभुसत्ता स्थापित की। तो इस स्थिति में चांग शेक की जो सरकार है वह वैधानिक प्रभुसत्ता का दावा करती है और माओ के नेतृत्व वाली सरकार वस्तुतः प्रभुसत्ता का दावा करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुसत्ता के ये प्रमुख रूप हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। वो है नाम मात्र के प्रभुसत्ता, कानूनी प्रभुसत्ता, राजनीतिक प्रभुसत्ता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, वैधानिक और वास्तविक प्रभुसत्ता। तो सॉवरेनिटी के ये जो मुख्य रूप है वही राजनीति शास्त्र के अंदर महत्ता रखते हैं।